वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम पीबीए के जो मेजर पोर्शन के जो प्रैक्टिकल्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। तो आपने इंक्लाइंड प्लेन को समझना है कि मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन, मतलब कि आपके पास कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। जस्ट अ मिनट। इस तरह से आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, ऐसे और ऐसे। इसके ऊपर हमने एक प्लेन रखा होता है जो कि एंगल फॉर्म में होता है, और साथ हमने क्या किया होता है कि इसके ऊपर जो है वो हमने स्केल जो है वो कैलिब्रेट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स या मीटर्स। हम क्या करते हैं कि हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को हम क्या करेंगे, यहाँ से रोल डाउन करवाएंगे। ये बॉल है हमारे पास। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि ये वाली जो रीडिंग है 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी मदद से जो है वो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट वही है। आपको इस बात का पता होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्कवर किया था गलीलियो ने। तो गलीलियो ने जो था वो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था, जिसे आप 9.8 g कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को या किसी भी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉल जो है ये रोल डाउन करेगी नीचे की तरफ को। तो हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट करने हैं और उसके साथ हमने टाइम नोट करना है, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम ज़रा मूव करते हैं। आई होप सो कि इस बात की समझ आ गई होगी आपको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन, मेजर टाइम इंटरवल्स फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड डिटर्मिन द एक्सेलरेशन बाय ड्राइंग अ 2s वर्सेस 2t² ग्राफ। तो आपको पता है कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये होती है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2at²। तो हम उस इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को रख के ड्रॉप कर देंगे। तो जब हम उसको रख के ड्रॉप करेंगे तो हमने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ रोल डाउन और स्लाइड करेगी। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2at²। तो आपको पता है कि अगर हमने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं दी, तो इसका मतलब है कि जो वी आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वी आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में वी आई को ज़ीरो पुट कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2at²। तो अगर आप इस 2 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2s इज इक्वल्स टू at²। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हमने, तो a बराबर होगा 2s/t²। तो हमने ये वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और इससे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। और अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो मतलब कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे t² और 2s के दरमियान, तो अगर हमारे पास ग्राफ जो है, लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जो है वो t² ले लें, सॉरी t² यहाँ नहीं आएगा, एक मिनट, यस एक मिनट, यस। अगर हम यहाँ पे t² ले लेते हैं और यहाँ पे 2s ले लेते हैं और ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s और t का आपस में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो हम इसका टेबल देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एक एंगल आयरन चाहिए होता है, स्टील बॉल चाहिए होती है, स्टॉप वॉच चाहिए होता है, मीटर रूल चाहिए होता है कैलिब्रेशन के लिए, और इसके साथ आपको स्पोर्ट चाहिए होती है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं अपना। ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल हमें दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यस। तो हम क्या करेंगे कि हमारी बॉल जो है, मैं आपको बता देता हूँ
कि ये इस तरह से हमारा एंगल्ड आयरन होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉल को प्लेस करेंगे। ये हमारी बॉल है। तो बॉल को जब हम रोल डाउन करेंगे, लेट से उसने यहाँ से मूव किया यहाँ तक और मैंने टाइम नोट किया उसका और उसने डिस्टेंस कवर किया 200 सेंटीमीटर। जब 200 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो मैंने उसके लिए टाइम इंटरवल जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने फाइंड आउट कर लिया है, जिसे मैंने क्या कह दिया, T1। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने 5 सेकेंड्स नोट किया। फिर मैं अगेन क्या करूँगा, दोबारा इसको इसी पोजीशन पे रखूँगा और फिर ड्रॉप करके मैं दोबारा से इसका 200 सेंटीमीटर के लिए टाइम फाइंड आउट करूँगा। लेट से वो मेरे पास आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, अगेन मैं तीसरी रीडिंग लूँगा और वो दोबारा से आ जाएगी लेट से 5 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे कि आप इन तीनों को अब एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज टाइम आप कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास एवरेज टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से एवरेज टाइम के बाद क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर है, ये बेसिकली टी स्क्वायर है, लिखा सही नहीं है यहाँ पे। तो टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। यहाँ पे जो आपके पास एवरेज टाइम निकलेगा वो कैपिटल टी होगा, उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो कॉलम है ये 2s का है। तो अगर आपके पास s 200 था तो 2s कितना बनेगा आपके पास, 400। फिर सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर और 2s की, ये भी ज़रा करेक्ट कर लें कि a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ओवर 2s। तो यहाँ से आप फिर टी स्क्वायर की वैल्यू जो है, टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट करेंगे और 2s की वैल्यू जो है ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये सारे क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको वो तीनों टाइम पीरियड दे दें आपको जो आपने फाइंड आउट किए होंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये एवरेज मीन टाइम जो है वो फाइंड आउट करना हो। ये आपको जो कॉलम है ये ब्लैंक मिलेगा, ये भी आपको ब्लैंक मिल सकता है, ये भी आपको ब्लैंक मिल सकता है और ये भी आपको ब्लैंक मिल सकता है। ये जो कॉलम है आपके पास डिस्टेंस कवर T1, T2 एंड T3 ये आपको फील्ड मिलेंगे। तभी आप जो है वो इस डाटा की मदद से ये अगले 4 कॉलम जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ गौर करें तो आपके पास इस जगह पे ओके, आपके पास इस जगह पे देखें आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे आपके पास 2s की वैल्यू आ गई है। तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपको ग्राफ दिया जा सकता है इस तरह से। ओके, इस तरफ आपके पास 2s और इस तरफ किसकी वैल्यूज़ होंगी, टी स्क्वायर। तो आपने सिंपली, मैंने आपको ग्राफ बनाना पहले सिखा दिया है। तो जो वैल्यू आपके पास टी स्क्वायर की होगी उसको आपने यहाँ पे लिखते जाना है और जो वैल्यू आपके पास 2s की होगी उसको आपने यहाँ लिखते जाना है। तो जहाँ ये आपस में कंसाइड करेंगी वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। इसी तरह फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर एंड पे आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो होपफुली आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ये बता रहा होगा कि 2s जो है वो प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। और ये कब प्रोपोर्शनल होगा, जब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी, खिज़र एंड मसीरा। तो इस तरह से आपसे ये जो है ना वो पीबीए के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए नीचे आपसे पूछा गया है कि यूज़ द फार्मूला, और आपने इसके लिए क्या करना है, एवरेज टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डेटा जो है, मैं ऊपर दिया गया था डेटा टी स्क्वायर का और 2s का, उसकी मदद से आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अगर जिस तरह वो आपसे कहेगा आपने उस तरह से ग्राफ बनाना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक्स एक्सिस पे आपने 2s लेना है और वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर लेना है, तो इस तरह से आपने बनाना है। नहीं, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा कि आपसे प्रोसीजर या ऑपरेटर्स पूछा जा सकता है। हाँ, ऑपरेटर्स में इक्विपमेंट के नेम पूछे जा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर दिखाया है यहाँ पे कि ये रिलेटिवली क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको रिक्वायर्ड होंगी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। तो एंगल आयरन, स्टील बॉल, स्टॉप वॉच, मीटर रॉड, सपोर्ट। ठीक है, एज सच प्रोसीजर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है, ओके। तो यहाँ से ग्राफ बनाना भी आपने सीख लिया। उसके बाद आपने मीन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, ये देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। ये देखें, एक्सेलरेशन की आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे भी आएगी 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह वैल्यूज़ आएंगी। तो आपने अगर मीन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप इन सबको ऐड करेंगे और इनका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास मीन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है वो स्लोप भी फाइंड आउट करनी है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो आपका जवाब आएगा मीन एक्सेलरेशन का और स्लोप का वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, इस तरह से, और साथ जो है आपने इस तरह से ग्राफ बनाया था, तो स्लोप आप कैसे लेते हैं, स्लोप जो है आप किस तरह लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं आप। ठीक है, 2 पॉइंट्स, आप उसकी वैल्यू, जैसे उसने कहा है कि आपने इस अलॉन्ग 2s लेना है और यहाँ पे t² लेना है, तो यहाँ से आपके पास 2s की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आपके पास t² की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है कि t²/2s ये इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्लोप भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप सो कि ये वाला प्रैक्टिकल जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, रिफ्रैक्शन आपने स्टडी किया हुआ है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन और स्पीड को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन है, आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको वेरीफाई करना है, और आपके सामने जो है वो एक डायग्राम बनी हुई है जो कि इनकम्प्लीट डायग्राम है। ये एक इनकम्प्लीट डायग्राम है, आपने इसको कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल का। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है सरफेस के, इस तरह से। तो जब ये नॉर्मल है आपके पास, ओके, तो ये जो आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है इसे हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ओके। इंसिडेंट लाइट क्या है, जैसे ही लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। जब उसकी स्पीड डिक्रीज करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ऐसे। ऑल दो इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग की वजह यह है कि इसकी स्पीड जो है इस मीडियम में क्या करती है, डिक्रीज करती है, इस वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ओके ओके, अब ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी डेंसर से रेयर की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, और ये नॉर्मल से अवे बेंड होती है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको जो है वो बता सकते हैं कि इंसिडेंट रे थी, ये वाली जो है वो आपके पास, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, यस, ये वाली जो है आपके पास, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली रे जो है इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया, कंप्लीट द डायग्राम अबव टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। जैसे मैंने अभी आपको जो है वो बना के दिखाई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और सब चीज़ हमने लेबल की है, इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, इमर्जेंट रे कौन सी है। ओके, दूसरा है मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ड्राइंग अ नॉर्मल एट सुटेबल पोजीशन। तो आपने अभी नोट किया है कि मैंने ये सारी बातें आपको ऊपर बता दी हैं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये देखें, उसने आपसे कहा है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी मार्क करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मार्क करें, और साथ ये रे डायग्राम जो है जो हमने बनाई है,
ये भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद उसने कहा है स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जी, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं? आपने चैप्टर नंबर 14 में ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़े थे। कौन कौन से दो लॉज होते हैं? जी, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द इमर्जेंट रे all lie in the same plane। जी, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों जो है वो एक ही लाइन में होती हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ओके, ये था इसका पहला लॉ। दूसरा कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant। जी, इनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। दो लॉज जो हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास टेबल दिया गया नीचे। जी, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया गया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि आपने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड करना है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको भी आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ज़रा करें, साइन ऑफ एंगल ऑफ 32 कितना होता है? तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 0.52, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 32 का। इसी तरह से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 29 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा 0.48। कितना आएगा? 0.48, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बारी है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 20 जो है उसकी वैल्यू है 0.34। कितनी है? 0.34। ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद साइन ऑफ एंगल ऑफ 19 जो है 0.32। तो ये आपने दोनों के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें। वेरी गुड मसीरा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड करेंगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ i ओवर साइन ऑफ r। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और इस फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.52, ओके, एंड 1.5। जी, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, अब ज़रा रिवाइज करें। वेरी गुड मसीरा। अब ज़रा रिवाइज करें, हमने ये कहा था कि रिफ्रैक्शन तब होगी जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, तब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी और इसकी जो रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो अगर आप गौर करें तो 1.52 एंड 1.52 ऑलमोस्ट इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इसका मतलब है तो आपके पास जो रेशियो है साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर की वो क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमारा ये स्लैब वाला प्रैक्टिकल जो था ये भी क्लियर हो गया है। आपको ये वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपने ये वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होंगी। ओके, अब मुझे बताएं कि आपको समझ आ गई है दोनों प्रैक्टिकल्स की? तो यहाँ तक हमने जो है वो अपने मेजर प्रैक्टिकल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारे 8 मेजर प्रैक्टिकल्स थे और एक माइनर प्रैक्टिकल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने समझा होगा इसको। सो दिस इज़ यस, अगर आप ये तैयारी कर लें मसीरा खिज़र तो आपके 12 मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर हो गए हैं। ओके, so this is all from my side. This is Anul Abidin signing off.